हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब आज हम देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का वन शॉट लेक्चर। बायोमोलिक्यूल आज कर रहा हूँ और कल कर दूंगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन कंप्लीट। वन शूट वीडियो का कल कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद फिर मैं नेम रिएक्शन बनाने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल सीरीज बनाने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए तब तक हम देखते हैं अभी ये तो बायोमोलिक्यूल्स, जरा ध्यान दीजिए। तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये भी याद करने वाला काम ज़्यादा ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब वाटर। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन और हाइड्रेट वाटर, तो वाटर का रेशियो इसके अंदर हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन। देखो carbohydrates are considered as hydrates of carbon, देखो because they contain hydrogen and oxygen in the same proportion as in water, that is 2:1। what H2 दो होता है और ऑक्सीजन एक होता है, 2:1। hence the name is carbohydrate। बराबर। अब देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला वो आपको याद रखना है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O टेकन Y, मतलब X सबको मतलब कार्बन आपको X, ये X नंबर है, Y नंबर है। जैसे देख लीजिए अभी ग्लूकोज में देखो C6H12O6 है, तो इसको मैं ऐसे लिखा है, देखो 6H2O टेकन 6, देखो 6 इंटू 2 12, 6 1 जा 6 हो गया बराबर। देखो ये, देखो ये जो X है 6 है यहाँ पर, Y भी 6 है यहाँ पर, दिख रहा है आपको ऐसा। लेकिन क्या होता है, सम कार्बोहाइड्रेट डू नॉट फिट इनटू दिस फॉर्मूला, मतलब कुछ जो कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूला फिट नहीं होते। ये जो फॉर्मूला है ना CxH2O इसमें फिट नहीं होते। ठीक है, जैसे देखो अभी एग्जांपल रैमनोज लिया हमने, रैमनोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O5 है। ठीक है ना। एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट, मतलब कैसे देखो बताता हूँ। अगर आपने क्या किया C6H, देखो वाटर को आप ले H2O कितना लेंगे, 5 लिया तो ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन होगा, और 6 लिया तो हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए इस फॉर्मूले फिट ही नहीं होता ये। तो रैमनोज लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट को, तो कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो इस फॉर्मूले फिट नहीं होते फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना। आप जरा ध्यान से देखिए, सम, देखो यहाँ पे ध्यान देना आपको, सम अदर कंपाउंड्स, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। सम अदर कंपाउंड्स विच फिट इनटू दिस फॉर्मूला बट आर कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड जो इस फॉर्मूले फिट हो जाते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट। जैसे एग्जांपल हम लिया एसिटिक एसिड, देखो मैंने बोल्ड कर करके सारे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, सी, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं इसका लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, C2H4O2 ऐसे लिखूंगा। अगर मैं इसका लिखूंगा तो C2H2O टेकन ट्वाइस, देखो फिट हो गया, 2 2 4 और 2 2 हो गया फिट। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है, बट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट, बट इट इज एन एसिड, मतलब कार्बो ऑक्जेलिक एसिड ऐसा है। लेकिन फिर भी नाम इसका कायम है कार्बोहाइड्रेट, ऐसा इतनी इरेगुलरिटीज होती हुई भी। ठीक है ना। अब हम अपना सबसे पहला कार्ब देखने जा रहे हैं, बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर ऐसे कंपाउंड जिसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब सॉरी हाइड्रोलिसिस करेंगे, और उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स प्रोड्यूस करेगा। देखो डेफिनेशन याद कर लेना है, कार्बो डेफिनेशन याद करके जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, or the compounds which on hydrolysis produce polyhydroxy aldehydes और polyhydroxy ketones। अब इसके एग्जांपल है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, देख लीजिए, याद हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy aldehydes और polyhydroxy ketones, or the compounds which on hydrolysis produce polyhydroxy aldehydes और polyhydroxy ketone। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। देखो अभी क्लासिफिकेशन ध्यान से देखिए जरा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, तो कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड एज, मतलब आपने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस किया, उस बेसिस पे कितने मोनोसैकेराइड यूनिट आपको मिलता है।
जैसे पहला लिया हमने मोनोसेकेराइड्स, दूसरा लिया ओलिगोसेकेराइड्स, तीसरा लिया पॉलीसेकेराइड्स। ओके, अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गई लास्ट की, CHCHA चाहिए था यहाँ पर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोसेकेराइड्स, ठीक है ना। मोनोसेकेराइड्स मतलब अब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए, मतलब उसको हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं है, और इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं। और ये जो है मोनोसेकेराइड, इसका ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट होता है। देखो अब मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, जरा देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू सिंपलर कंपाउंड्स आर कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मतलब मोनोसेकेराइड्स, एंड दे आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड्स। और अबाउट 20 मोनोसेकेराइड्स आर नोन टू ऑकर इन नेचर। कितने मिलते हैं नेचर में? 20 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं नेचुरली। देखो मोनोसेकेराइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, एल्डोजेस एंड कीटोजेस में कर सकते हैं। देखो ठीक है ना, एल्डोजेस और कीटोजेस में कर सकते हैं हम इसको। तो पहले हम लेते हैं एल्डोजेस। देखो एल्डोजेस मतलब एल्डो मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है। देखो तो मतलब एल्डोजेस भी कहते हैं, दे कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स दे आर फर्दर क्लासिफाइड है। इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एल्डोजेस को भी। जो अगर 3 कार्बन है तो उसको बोलते हैं एल्डो ट्रायोस बोलेंगे। इसका एग्जांपल होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड, फार्मूला C3H6O3। तो थोड़ा मैं कहीं कहीं पे थोड़ा ज़्यादा लिख देता हूँ कभी कभी, क्योंकि वो पूरा नॉलेज हो जाता है उसके कारण। तो कभी यहाँ एल्डो टेट्रोस मतलब 4 कार्बन होंगे इंक्लूडिंग अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। इसका एग्जांपल इरिथ्रोस, फार्मूला C4H8O4। एल्डो पेंटोस तो इसका एग्जांपल राइबोस, फार्मूला C5H10O4। इजी है, मतलब एल्डो पेंटोस मतलब 5 कार्बन, एल्डोहाइड्स में 6 कार्बन इंक्लूडिंग अल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज C6H12O6। याद करने का, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अब कीटोजेस। तो इसमें कौन सा ग्रुप होता है? दे कंटेन कीटो ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप होता है। और इसको भी हम फर्दर क्लासिफाई करें अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज। देखो कीटो ट्रायोस मतलब कीटोनिक ग्रुप को मिला के 3 कार्बन। इसका एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। कीटो टेट्रोस मतलब कीटोनिक ग्रुप को मिला के 4 कार्बन। इरिथ्रुलोस इसका फॉर्मूला C4H8O4 है। कीटो पेंटोस मतलब कीटोनिक ग्रुप मिला के कितने? 5 कार्बन। तो इसका एग्जांपल राइबोलोस, इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला गलत हो गया है, यहाँ C5 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, C5 चाहिए, C5H10 है यहाँ, इसका फॉर्मूला मिसप्रिंट हो गया, C5H10O5 चाहिए इसका फॉर्मूला। ओके, लिख दिया मैंने यहाँ पर। कीटो हेक्सोस, फ्रुक्टोस एग्जांपल इसका क्या? कीटो हेक्सोस का एग्जांपल क्या? फ्रुक्टोस, फॉर्मूला C6H12O6 हो गया, आसान है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अब ओलिगोसेकेराइड। ये पहला टाइप कंप्लीट हो गया है मोनोसेकेराइड। अब देखते हैं ओलिगोसेकेराइड। ग्रीक वर्ड ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ठीक है ना। ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू होता है, ठीक है ना। अब देखो द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, देखो द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड्स के अंदर कितने आएंगे? 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड, मतलब ओलिगोसेकेराइड। सॉरी 2 से लेकर 10, क्योंकि मोनो में आपका 1 है, ठीक है ना। मोनो में आपका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और ओलिगोसेकेराइड्स में कितना आ रहा है? 2 to 10 यूनिट्स आएंगे मोनोसेकेराइड। देखो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसेकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड। देखो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब कि अभी हाइड्रोलिसिस में कितने मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस है? 2 प्रोड्यूस होंगे तो डाइसेकेराइड, 3 होंगे तो ट्राइसेकेराइड, 4 होंगे तो टेट्रासेकेराइड। ऐसे हम डेका तक जा सकते हैं, 2 से 10 है ना। डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स, पेंटासेकेराइड्स, हेक्सासेकेराइड्स, हेप्टासेकेराइड्स, ऑक्टासेकेराइड्स, नोनासेकेराइड्स, डेकासेकेराइड्स। लेकिन अब हम 2-3 एग्जांपल लेने वाले हैं। डाइसेकेराइड्स फॉर्मूला क्या होगा उसका? C12H22O11, बराबर है। अब इसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स के तो आपको क्या मिलेंगे? 2 यूनिट मिलेंगे मोनोसेकेराइड के। देखो द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड डाइसेकेराइड्स। मेरे 1 शॉर्ट लेक्चर का बेनिफिट क्या है बता दो आपको। आपको नोट्स पूरे में यहाँ मिल जाते हैं। ऐसे मैं PDF प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, अब टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिए। अभी कल जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं पूरे 16 चैप्टर का एक साथ PDF देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स में हायर सेकेंडरी जो है ना HSC जो है
2021 जो ग्रुप, वो लिंक उसी के डालता हूँ मैं उसके अंदर अभी, तो उसमें डायरेक्ट पूरे 16 चैप्टर एक साथ पीडीएफ मिलेगी। कल मिलेगी, कल पूरा खत्म हो जाएगा, तो परसों, मतलब परसों, अभी आपको 2 दिन और वेट करना है, तो एक साथ पूरी पीडीएफ आ जाएगा उसके अंदर। बाकी सारे जो मैसेजेस होंगे चैट बॉक्स को पूरा मैं ब्लैंक करने वाला हूँ और सीधा सीधा पीडीएफ रखने वाला हूँ उसके अंदर, बस बाकी कुछ नहीं, सिर्फ पीडीएफ दिखेंगे आपको 60। फिर जिसके जो भी लिंक आएगी वो आएगी बाद में लिंक्स, ठीक है ना बेटा। चलिए, और उसके बाद फिर मैं उसको डिलीट मार दूंगा, क्योंकि आपको पीडीएफ दिखना चाहिए सभी बच्चों, सब बच्चे परेशान रहते हैं इसमें। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर डाइसैकेराइड्स में। देखो अभी मैंने लिया सुक्रोज, फॉर्मूला वही रहेगा डाइसै सभी का, C12H22O11 ये रहेगा। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल लेना है और एसिडिक मीडियम लेना है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा आपके, देखो सुक्रोज को बोलते हैं, सुक्रोज को दूसरा नाम याद रखना है केन शुगर। अगर आपने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिलेंगे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का आपको मिलेगा। फॉर्मूला सेम है, दोनों में फंक्शन ग्रुप का डिफरेंस है। ग्लूकोज में अल्डेहिड ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। माल्टोज, माल्टोज का दूसरा नाम होता है माल्ट शुगर। तो इसका अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिलेगा, इसमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे ग्लूकोज के। ओके, अगर आपने क्या किया, लैक्टोज, मिल्क शुगर इसको बोलते हैं, इसका आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिलेगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का। क्लियर। चलिए अब देखते हैं ट्राइसैकेराइड्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है ट्राइसैकेराइड्स का, देख लीजिए। ट्राइसैकेराइड्स का फॉर्मूला C18H32O16। अब देखो, अब अपने कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस किया तो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे। देखो, द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड ट्राइसैकेराइड्स। जैसे एग्जांपल लिया रैफिनोज, क्या लिया, रैफिनोज लिया, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल लेना है और एसिडिक मीडियम है, तो आपको इसमें मिलेगा एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और एक गैलेक्टोज मिलेगा आपको। आसान है ना। देखो अब हम क्या करते हैं, टेट्रासैकेराइड्स है वो, टेट्रासैकेराइड्स। तो इसका जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए, C24H42O11। अगर मैंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको कितने मिलेंगे, 4 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे। मींस द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड टेट्रासैकेराइड्स। अब देखो इसमें एग्जांपल जो लिया है वो स्टैचोज है, C24H42O21। इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल लेना है, एसिडिक मीडियम लेना है, इसमें एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज और 2 गैलेक्टोज। दिख रहा है यार, 2 गैलेक्टोज हो गए 4 यूनिट, बराबर। चलिए अब हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स एक मिनट, थोड़ा सा वो एडजस्ट कर रहा था मैं जरा। देखो पॉलीसैकेराइड्स जरा ध्यान से देखेंगे अब यहाँ पर, द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। में लार्ज मतलब यहाँ 10 के आगे रखे, क्योंकि 1 मोनोसैकेराइड में 2 से लेके 10 आपका ओलिगोसैकेराइड और 10 के आगे पॉलीसैकेराइड। देखो, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C6H10O5 टेकन N, ये टेकन N है, बाहर N है, ठीक है ना। एंड दे आर नेचुरल बायोपॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। दे है यहाँ पर, टी मिस नहीं हुआ प्रिंट, ये एन नीचे है, ये एन नीचे है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम, ये होंगे। देखो अभी मैंने यहाँ मान लीजिए स्टार्च ले लिया, स्टार्च, इसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया, एन टाइम वाटर ले लिया, तो आपको मिलेगा एन टाइम ग्लूकोज, ऐसा आएगा। हो गया, क्लासिफिकेशन कंप्लीट, इजी है बहुत। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है अभी आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज होता है वो आपका, तो क्योंकि 5 हाइड्रोक्सिल होते हैं इसके अंदर, ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंटेनिंग 4 chiral carbon atoms, और ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, ब्लड शुगर, डेक्सट्रोज। तो अगर आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर देखा है तो आप देखिए ऐसा CHO लिखते हैं, याद है आपको, तो यहाँ पर OH, H, यहाँ पे H, यहाँ पर OH, ठीक है, फिर OH, H, फिर यहाँ पे OH, H, 1 2 3 4 5 ये 6, देखो ऐसा रहता है स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। तो इसमें 5 हाइड्रोक्स, देखो 1 2 3 4 और ये 5 हाइड्रोक्सी, और इसके अंदर 4
कायरल कार्बन आइटम्स। कितने? 4 कायरल कार्बन आइटम्स इसके अंदर। इसको क्या बोले? ग्रेप शुगर, क्योंकि ग्रेप्स में प्रेजेंट रहता है। कॉर्न शुगर मतलब कॉर्न में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, स्वीट कॉर्न। ब्लड में रहता है इसलिए ब्लड शुगर। डेक्सट्रोज, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसलिए इसको बोलते हैं डेक्सट्रोज बोलते हैं, ऐसा आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम थोड़ा इसका ऑकरेंस देख लेते हैं। ऑकरेंस देखो तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ऑकर्स इन किस मिलता है? ग्रेप शुगर, मतलब राइप ग्रेप्स मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ग्रेप शुगर, ठीक है। इन द मोस्ट ऑफ द स्वीट फ्रूट्स में रहता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हनी, ठीक है। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लड शुगर, ठीक है। इन कंबाइंड फॉर्म इट इज प्रेजेंट इन केन शुगर एंड इन पॉलीसेक्राइड्स लाइक स्टार्च एंड सेलुलोज, ये आपको कंबाइंड फॉर्म मिलेंगे। और नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटिंग होता है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। तो इसके मीनिंग क्लियर हो जाता है इसके कारण, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। 2 मेथड है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम सुक्रोज, मतलब ये लेबोरेटरी मेथड है। ये प्रिपरेशन याद कर लेना है, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। अब देखो हम क्या करते हैं, सुक्रोज लिया हमने यहाँ पर, क्या लिया? सुक्रोज। सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलाइज कर दिया, मतलब यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लेंगे या डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, तो आपको बनेगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। देखो ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज बाय बॉइलिंग इट विथ dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid. On hydrolysis sucrose give 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose, ये आपको याद रखना है। अब जब उसको पूरे रिएक्शन में हम कूल करेंगे, मतलब देखो तो अल्कोहल इज एडेड ड्यूरिंग कूलिंग टू सेपरेट आउट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज इज ऑलमोस्ट क्या रहता है? इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, याद रखना है। ग्लूकोज होता है इनसॉल्युबल रहता है एंड हेंस इट क्रिस्टलाइजेस आउट फर्स्ट। अब फ्रुक्टोज रहेगा जो सोल्यूशन रहेगा, तो फ्रुक्टोज रिमेन्स इन द सोल्यूशन एज इट इज मोर सॉल्युबल देन ग्लूकोज, ठीक है। द क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब फिर से वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। हीट किया ग्लूकोज, मतलब फिल्टर कर लिया, ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज फिर से हीट किया, फिर कूलिंग करेंगे, फिर क्रिस्टल बनेंगे, उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम स्टार्च, मतलब ये कमर्शियल मेथड है। अब देखो कमर्शियल ग्लूकोज को हम क्या करेंगे? स्टार्च का हाइड्रोलाइज करेंगे, तो इसमें हम क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, टेम्परेचर 393 केल्विन, अंडर प्रेशर 2 to 3 एटमॉस्फेयर। ये आपको याद रखना जो रेड कलर मैंने किया हुआ है। तो स्टार्च का मैंने हाइड्रोलाइज किया तो बनेगा आपका ग्लूकोज। कंडीशन याद रखना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पर और टेम्परेचर है 393 केल्विन और प्रेशर है 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर देखो when the hydrolysis is complete, the excess of sulfuric acid is neutralized by adding chalk powder। देखो chalk powder फॉर्मूला ये लिखा है, देखो chalk powder दिख रहा है आपको, ये chalk powder। तो उसके सल्फ्यूरिक एसिड निकालना है, एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा, वाटर रह जाएगा, खत्म हो गया। तो चॉक पाउडर क्यों डालते हैं, इसका क्वेश्चन आ सकता है। चॉक पाउडर से डालते हैं क्योंकि एक्सेस ऑफ एसिड को रिमूव करने के लिए हम ऐड करना पड़ता है चॉक पाउडर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें अगर कलर्ड इंप्योरिटीज है तो उसको एक्टिवेटेड चारकोल ऐड करके निकाल देते हैं, तो कलर्ड इंप्योरिटीज आर एब्जॉर्ब इन चारकोल एब्जॉर्बेंट। और एक उसको कूलिंग करेंगे तो क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज सेपरेट आउट एंड विच आर रिमूव बाय फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन, वही प्रोसेस है बाकी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। अब देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा है ग्लूकोज का, देख लीजिए, ये ड्रॉ किया मैंने। ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज वाज असाइन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एविडेंस। देखो ये ओपन चेन है आपका, ये बना ओपन चेन, मतलब CHO CH2, मतलब इसमें एक अल्डेहाइड ग्रुप है, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है और एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है ना। अब देखो पहला क्या करते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। देखो और मॉलिक्यूलर किससे डिटरमाइन करते हैं, तो एलिमेंट्री एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंट से आप क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर क्या फॉर्मूला, उसका C6H12O6 है। ये देख लीजिए, ये हो गया, आसान था। आप देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम कैसे इसके अंदर। तो ग्लूकोज को क्या करेंगे आप, ग्लूकोज को किस साथ हीट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ हॉट HI, इसका कंटिन्यूस हीट करना है, तो इससे बनेगा आपका नॉर्मल हेक्सेन। और ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करेगी, प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम को ये करेगी प्रूफ। देखो यहाँ बताता आपको है, ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, प्रोलॉन्ग मतलब लगातार करना है, हीटिंग विथ HI gives normal hexane and this reaction indicates that all the carbon atoms in glucose are linked in straight chain। देख लीजिए क्लियर है अभी, ऐसा रिएक्शन कुछ आपको सीधा देखो ये लिखिए, मैंने बैलेंस करके लिखा हुआ है इसको, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, इधर देखो, इधर आपके 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ पर आपका 2 यहाँ पे हो गए और बाकी 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 to 12 12 to 14 लिखा, देखो बैलेंस किया।
आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखना है मत लिखिए, इसको नहीं लिखना है मत, डायरेक्ट एरो लिख दिया प्रोडक्ट बनाए, ये मत कीजिए, बैलेंस कर दीजिए, इतना ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है, बस खत्म, बोर्ड एग्जाम में ऐसा कर देना है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखो उसमें क्या करते हैं, दो रिएक्शन ले रहे हैं, तो रिएक्शन विथ हम पहले क्या करते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामाइन, ये बिल्कुल अल्डिहाइड की रिएक्शन है। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म ग्लूकोऑक्साइड, देखो इसमें क्या करना है, देखो ये दिख रहा है आपका वाटर निकल रहा है, मैंने बना कर देखो यहाँ से वाटर निकल गया, देखो बिल्कुल अल्डिहाइड, ये ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस गया है ऑक्साइड ग्रुप, उसको तो ग्लूकोऑक्साइड, बाकी सब रिएक्शन सेम है, वाटर बाहर निकलेगा, बस कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। देखो तो ग्लूकोज में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, देखो साइनाइड यहाँ पे अटैच हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, देखो ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा बन गया, बाकी सब सेम, इसका नाम हो गया ग्लूकोज साइनोइडिन। तो ये दीज रिएक्शन, दोनों रिएक्शन क्या कर रहे, कन्फर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मतलब इसके अंदर कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा बताता है वो। उसके बाद कार्बन ग्रुप मस्ट बी अल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन ग्रुप क्या होगा, अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। देखो कैसा होगा, तो ग्लूकोज को हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया यहाँ पर, देखो ऑक्सीडाइज किया मतलब ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे अटैच हो गया, तो बन गया COH, देखो कार्बोक्सी ग्रुप बन गया, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पे आपको लेना है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड एंड विच शोज दैट कार्बन ग्रुप इन ग्लूकोज इज अल्डिहाइड ग्रुप। तो कार्बन ग्रुप क्या प्रेजेंट है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमको मालूम चल गया इससे। ये सब रिएक्शंस करना, ये रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट में पहले, ऑल रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर HSC बोर्ड, 12th बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, देखो तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करेंगे, तो नाइट्रिक एसिड लेना है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग क्या लेना है आपको, नाइट्रिक एसिड लेना है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गया, तो बन गया कार्बोक्सी ग्रुप, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दीजिए, देखो ये वाटर बाहर निकल गया, बन गया आपका सैकेरिक एसिड, मतलब इसको गुलकैरिक एसिड बोलते हैं। तो ये इसमें दो कार्बोक्सी ग्रुप, इसको बोलते हैं डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड, तो उसका नाम है सैकेरिक एसिड और गुलकैरिक एसिड, मतलब ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड। अब दूसरा बताओ, ग्लूकोनिक एसिड से भी कर सकते हैं आप, ग्लूकोज एज वेल एज, देखो ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड कॉल्ड सैकेरिक एसिड और गुलकैरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब हमने क्या लिया, ग्लूकोनिक एसिड लिया, तो ग्लूकोनिक एसिड क्या होगा, यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें जाके अटैच होगा, देखो ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे अटैच होगा और वाटर बाहर निकल दो उसमें से, हो गया। तो ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है, दिस रिएक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसमें क्या करना है, ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करना है, मतलब एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करना है आपको उसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, CH3CO ग्रुप एक इस H को रिप्लेस करेगा यहाँ से, देखो यहाँ पे आ गया, देखो 4 बार ये, और एक इस प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर, देखो एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4 यहाँ पे 5, तो कितना होगा 4 1 5 हाइड्रोजन, और यहाँ का बचा हुआ CH3COOH, ये देखो अटैच कर, 5 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, देखो ये बन गया एसिटिक एसिड, ये बन गया आपका ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, या फिर इसको बोलेंगे पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। तो ये अगर ग्लूकोज आपका अगर स्टेबल है, तो ये पांचों के पांचों हाइड्रोक्स ग्रुप डिफरेंट कार्बन होंगे, देखो एज ए ग्लूकोज इज स्टेबल कंपाउंड दिस 5 हाइड्रोक्स ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम। देखो ये याद रखना, ग्लूकोज अगर स्टेबल है तो पांचों के पांचों हाइड्रोक्स ग्रुप किस पे प्रेजेंट होना चाहिए, 5 डिफरेंट कार्बन एटम्स, नहीं तो वो अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। तो ग्लूकोज का हमने क्या किया, एसिटाइलेशन बाय एसिटिक अनहाइड्रेट गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिटेट और पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज व्हिच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके चलिए अब हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसो, ये पूरे रिएक्शंस पूरे कर लेना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा वो। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना, इसको इमिल फिशर जर्मन नोबल जिनको मिला था अवार्ड, उन्होंने दिया हुआ है, 1902 में दिया है कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 जो होता है ग्लूकोज में होता है कायरल कार्बन आइटम्स होता है वो, ठीक है ना। तो ग्लूकोज कैसा होता है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है एंड उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है 52.70 होता है। तो ड्यू टू इट्स डेक्स्ट्रो रोटेशन ग्लूकोज इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोज, और उसका डेजिग्नेशन है ना प्लस ग्लूकोज या फिर डी ग्लूकोज ऐसा लिखते हैं उसको उसको डेक्स्ट्रो रोटेट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अब देखिए आप ग्लूकोज, तो यहाँ पे देखो सेकेंड कार्बन दिख रहा है आपको, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कायरल है, देखो ये ग्लूकोज। ऐसे फिर ग्लूकोनिक एसिड सैकरिक सब में ऐसे ही देखो 4 ऐसे,
ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला समझाता हूँ, मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में, बाकी आप पढ़ लीजिए इसको। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक मिनट यहाँ पे लिखा हुआ, देखो इससे बताता हूँ आपको मैं। अब देखिए इसमें दो चीज एक साथ बताने वाला हूँ मैं आपको। देखो ये मैंने यहाँ पे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया, तो दिख रहा है यहाँ पर ये कायरल कार्बन दिख रहा है, मैं देखो स्टार बना दूंगा, CHO, फिर ये कार्बन है, फिर CH2OH है, तो कायरल एक कार्बन आइटम इसके अंदर। तो अगर आपका कायरल का लास्ट है, इसमें एक ही है, अगर तीन चार है, ग्लूकोज 4 है, तो लास्ट कायरल का आइटम से अटैच अगर OH ग्रुप राइट साइड है, राइट मतलब राइट साइड है तो प्लस, लेफ्ट साइड है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल कार्बन को हम ऐसे दो क्रॉस लाइन दिख रहा है, क्रॉस लाइन से, तो ये एक आपका पेज के अंदर जा रहा है, एक पेज के बाहर आ रहा है, मतलब वर्टिकल लाइन पेज के अंदर, हॉरिजॉन्टल पेज के बाहर। तो वही चीज मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखी हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर देखो बता आपको मैं थोड़ा सा आपको मैं रीडिंग करके बताता हूँ। देखो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म देखो, द टेट्राहेड्रल, यहाँ से देखिए जरा, a tetrahedral carbon atom is represented in Fisher projection by 2 क्रॉस लाइन, ऐसे दो क्रॉस लाइन से इसको हम शो करते हैं, ऐसा ये ऐसा, ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल कार्बन आइटम यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेज, हॉरिजॉन्टल, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल जो है ना, हॉरिजॉन्टल जो है ना, ये कमिंग आउट, देखो कमिंग आउट ऑफ द पेज, और जो वर्टिकल है वो क्या हो जाएगा आपका, गोइंग इनटू द पेज, देखो वर्टिकल लाइन, देखो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड्स गोइंग इनटू द पेज। फिर देखो इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैविंग मोर देन 2 कायरल कार्बन आइटम, देखो कायरल सेंटर है, तो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, ज्यादा जिसमें वो वर्टिकल होगा, स्ट्रेट चेन। फिर ये दो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन आइटम जो होगा वो आपका अपर पार्ट होगा, सबसे टॉप, जैसे कि अल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में सा, ठीक है। और डीएल में आपको याद रखना है, अगर लास्ट कायरल कार्बन से अटैच OH ग्रुप राइट साइड है, तो L मतलब इसको डी लिखेंगे या फिर प्लस लिखेंगे, डी लिखते, सॉरी ये डी, और कैपिटल डी जो है ना, ये जरा ध्यान से देखिए जरा, जो प्रीफिक्स होता है ना डी और एल, ये कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, ठीक है ना, ओके। और अरे लेफ्ट साइड है तो एल आएगा, एल फॉर लेफ्ट, डी फॉर, अभी उसको उल्टा कर दो, आप क्या कर सकते हैं, याद है, बाकी पढ़ लीजिए उसको, सिर्फ समझाने के लिए मैंने उसको, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल जैसे एल्डोजेस, देखो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब डी है, डी कॉन्फ़िगरेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर देखो इरिथ्रोज, देखो ये डी कॉन्फ़िगरेशन है और क्या है, लीवो रोटेटरी है। अब देखो राइबोज जो है वो डी है, और देखो मतलब कि आपका यहाँ पे होगा लीवो रोटेटरी, डी कॉन्फ़िगरेशन लीवो रोटेटरी, तो ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा। फिर देखिए यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, उनके स्ट्रक्चर आ गया, मतलब देखो यहाँ पे डी इरिथ्रोलोज, देखो लास्ट कार्बन से यहाँ इधर देखो, उसके लिए लास्ट कार्बन से अटैच है, उसको राइट से उसके डी आया, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटेड नहीं है, ठीक है ना, लीवो है, हाँ फ्रुक्टोज है, लीवो रोटेटेड, और डेक्स्ट्रो और डी कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट कायरल कार्बन से OH, देखो लास्ट कायरल कार्बन से अटैच OH यहाँ पर है, वो राइट हैंड साइड उससे डी आएगा, देखो लास्ट कायरल कार्बन से अटैच राइट साइड उससे डी आया, देखो लास्ट कायरल से, देखो ये वही है यहाँ पर हर जगह, देखो लास्ट कायरल से अटैच OH, मैं सर्कल करते जा रहा हूँ उसको, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये डेक्स्ट्रो को बता रहा है, देखो, ओके। चलिए अब ये थोड़ा समझने के लिए बताया, कर लीजिए सारे स्ट्रक्चर तैयार। अब रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखना है, देखो जो रिएक्शन ओपन चेन नहीं कर सकती है, कुछ मतलब कुछ रिएक्शंस और कुछ फैक्ट ओपन चेन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो कौन कौन सा अभी हम देखते हैं यहाँ पर। देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट्स, ध्यान देना। जैसे देखो ग्लूकोज कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज अल्डिहाइड ग्रुप सब लोग जानते हैं, बट डज नॉट गिव, क्या देगा, कंडेंसेशन रिएक्शन विद 2,4-DNP, मतलब 2,4-DNP से कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करता, मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनल हाइड्रोजन है ये, ओके। फिर एडिशन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट नहीं करता है, और क्या देता है, गिव नेगेटिव टेस्ट विद शिफ्ट स्पेस, ये ओपन चेन रिएक्शन शो नहीं करती है, जबकि इसके साथ अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। देखो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट कंडेंस विद हाइड्रोक्लोराइड, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो होता है वो किसके साथ कंडेंस नहीं हो रहा है, हाइड्रोक्सिलामाइन, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड ग्रुप के अंदर एब्सेंट है, ओके। फिर देखो ग्लूकोज, तो यहाँ ये वाला पॉइंट जरा ध्यान देना, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, दो मिलेगा, एक मिलेगा आपको अल्फा एंड बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। जब हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ, तो अल्फा ग्लूकोज जो होता है वो आपको मिलेगा 303 केल्विन पे, और बीटा ग्लूकोज जो मिलेगा आपको मिलेगा
373 केल्विन, और दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम है, आपके सिलेबस में सेम, सीबीएसई में डिफर करता है वो। ओके, अब देखिए जरा, एंड दिस बिहेवियर ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओपन चेन। ओपन चेन ये बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं करता है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या बताया, देखो, इट वॉज प्रपोज दैट, देखो ध्यान से देखना जरा, इट वॉज प्रपोज दैट 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमिएस्टर इज फॉर्म्ड बाय, देखो कैसे बनता है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ OH ग्रुप एट 5, फिफ्थ कार्बन जो होता है वो जाके अटैच होगा अल्डिहाइड ग्रुप के साथ, तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है मोर स्टेबल देन ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये याद रखना है। एंड दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, जब अब भाई बॉन्ड हो गया तो साइक्लिक बन गया तो अल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट हो गया। देखो, द 2 साइक्लिक हेमिएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन configuration of hydroxyl group at carbon 1 called anomeric carbon and aldehydic carbon before cyclation. Such isomer that is alpha form and beta form are called anomers बोलेंगे। सब थोड़ा मैं स्ट्रक्चर से आपको यहाँ बताऊंगा। देखो, जो 6 मेंबर होता है साइक्लिक, देखो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोस स्ट्रक्चर इन एनालॉगी विथ पायरैन। देखो ये पायरन, ये स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है। तो पायरन क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन द रिंग। देखो अगर आप इस रिंग में देख रहे हैं तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, पायरन का स्ट्रक्चर, उसे इसको पायरेनोस बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, मैं इससे आपको समझाता हूँ। देखो 5th पोजीशन का जो OH ग्रुप दिख रहा है ये जाके अटैच हो रहा है आपका फर्स्ट कार्बन से, तो यहाँ पे आपका H अटैच हो जाएगा इधर, ओके, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन, देखो ये हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे H अटैच हो गया ऑक्सीजन। अगर आपका फर्स्ट कार्बन से अटैच OH ग्रुप अगर राइट साइड है तो अल्फा, बाकी तो नाम हम बोल डी, क्योंकि लास्ट कार्बन आइटम से अटैच OH ग्रुप इधर इसलिए डी आ गया, और ये डेक्स्ट्रो, ये एक्सपेरिमेंटल रहता है, ये तो हम नहीं बता सकते प्लस का एक्सपेरिमेंट, DL बता सकते हैं, अल्फा बता सकते हैं। अल्फा का देखो OH ग्रुप कहाँ पे, अल्फा के लिए OH ग्रुप राइट साइड है, और डी के लिए देखो ये बताया, देखो लास्ट कार्बन आइटम से अटैच OH ग्रुप राइट साइड होगा तो डी होगा, लेफ्ट साइड होगा तो एल होगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट कार्बन आइटम से अटैच होगा तो ये बीटा, देखो सॉरी फर्स्ट कार्बन से अटैच OH ग्रुप अगर राइट साइड लेफ्ट साइड है तो बीटा, और ये तो राइट साइड इसलिए यहाँ पे डी आएगा, ये डेक्स एक्सपेरिमेंट ये बीटा, देख लीजिए ऐसा आपको करना है। ओके, अब इसका हम हावर्ड प्रोजेक्शन बनाते हैं। जो यहाँ पे आपको ये याद रखना, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए जरा, जो राइट साइड देखो, जो राइट साइड जितने देखो, ये राइट साइड दिख रहा है आपको, ये राइट, तो राइट साइड जितने भी आइटम्स ग्रुप है वो आपको रिंग के नीचे लिखना है और लेफ्ट साइड रिंग के ऊपर लिखना है। बताता हूँ, देखो तब हावर्ड प्रोजेक्शन फॉर्म बनेगा। देखो हम ऐसे बनाएंगे, देखो इधर भी पहले तो आपको क्या करना है, हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ कर लेना है, ये रिंग ड्रॉ कर लेना है ऐसा, हेक्सागोनल रिंग पहले आपको ड्रॉ कर लेना है ऐसा। देखो ये देखो बता रहा हूँ यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लेना, ऑक्सीजन के साथ ऊपर रखना ऑक्सीजन, और फिर देखिए आपको इसकी नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग कहाँ से करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 का आपको CH2OH, देखो ये करके रखा, देखो 1 दिख रहा है, 1 2 3 देखो 4 5 6 ऐसे करके। फिर देखो जो नीचे है ना, जो आपका राइट साइड उसको नीचे लिखना है, जैसे कि H है, देखो देखेंगे आप स्ट्रक्चर H ये सब नीचे है, और बाकी ऊपर लिख देना, खत्म। तो अगर आपका फर्स्ट कार्बन से अटैच OH ग्रुप नीचे है तो अल्फा, और ऊपर है तो बीटा बोलते हैं इसको। और इसको सिस क्यों बोल रहे हैं, एक और वर्ड इसका ट्रांसिस वर्ड इसके दिख रहा है, ट्रांस क्यों बोलेंगे, क्योंकि 6 का OH और फर्स्ट का OH ऑपोजिट है, उसलिए ट्रांस। यहाँ पे 6 पोजीशन का OH और फर्स्ट OH एक ही प्लेन, उसलिए सिस। देख लीजिए, पहले रिंग ड्रॉ कर लेना है, नंबरिंग कर लेना है, और अगर राइट साइड जितने भी है, मतलब राइट साइड जितने आइटम्स देखो, अब यहाँ दिख रहा है, अभी आपको राइट बना दिखाता हूँ आपको, देखो राइट साइड देखो OH है, H है, OH है, ये सब नीचे लिख दिया, देखिए दिख रहा है आपको, देखो वो याद करना पड़ेगा। देखो OH H देखो ये ऊपर आएंगे, ये राइट से ये जितने ये राइट साइड वाले हैं, और यहाँ से ये सब लेफ्ट साइड वाले हैं, ऊपर आएंगे लेफ्ट साइड। ऐसा आपको करना, मतलब याद रखने का तरीका है वैसा। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। देखो फ्रुक्टोज में अभी फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, तो पहले हम उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, फिर बाद में हावर्ड प्रोजेक्शन देखेंगे, रिंग और बाद में हावर्ड। तो मॉलिक्यूलर सब लोग जानते हैं C6H12O6, और फ्रुक्टोज होता है स्वीटेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, नेचर का सबसे मीठा आपका कार्बोहाइड्रेट ही होगा। देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इट इज शोन दैट फ्रुक्टोज क्या होता है, पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखो इट कंटेन्स 6 कार्बन आइटम, कितने होते हैं 6 कार्बन आइटम इन स्ट्रेट चेन हैविंग कीटो ग्रुप एट सेकेंड कार्बन, और ओपन चेन, और ये रहता है इट इज ए लीवर रोटेटरी कंपाउंड
एंड बिलोंग्स टू डी सीरीज। अपने इसलिए सारे डी सीरीज को बिलोंग करते हैं। और ओपन चेन स्ट्रक्चर देखो अभी नीचे बताता हूँ। ओपन चेन ये देख लिया। नंबरिंग करते हैं, अगर हम इसकी नंबरिंग करें देखो 1 2 3 4 5 6 ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप देखो ऊपर है, देखो सेकंड पोजीशन में कीटोनिक ग्रुप है, इसमें कितने कायरल कार्बन आइटम है 1 2 3 कायरल है, इसके ग्लूकोज में 4 है, ठीक है ना। डी क्यों लिखा है, क्योंकि देखो लास्ट कायरल आइटम साइड है, OH ग्रुप कहाँ आपका राइट साइड है, इसलिए इसको डी लिखा हुआ है मैंने। माइनस तो अब ये लीवर रोटेट, ये तो एक्सपेरिमेंट से आएगा, माइनस वैल्यू 92.4 डिग्री आता है इसका, ठीक है ना। ये हो गया ये। तो अभी फ्रुक्टोज का एक्चुअल पूरा नाम हो गया डी माइनस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज क्या होता है डी प्लस ग्लूकोज, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और उसके स्ट्रक्चर्स, अब रिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अभी इसका जो होता है फ्रुक्टोज का फ्यूरेन के सिमिलर होता है इसका। तो देखो फ्रुक्टोज इज अ 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल फाउंड बाय इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ OH ग्रुप ऑफ 5, ठीक है ना। ये ऐसा रहता है। द साइक्लिक 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, फ्यूरेनोज बोलने वाले इसको। एंड फ्यूरेन इज ए हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन आइटम एंड 4 कार्बन आइटम इन द रिंग। देखो इसमें कितने कार्बन हैं 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन है, ये फ्यूरेनोज। इसलिए हेमेसिड को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। ग्लूकोज से ग्लूको क्या बोल रहे थे उसको, पायरेनोज, क्योंकि पायरेन के सिमिलर था वो। अब देखिए कैसे करेंगे। तो अभी जो देखो अगर सेकंड मतलब कीटोन ग्रुप में आता है, सेकंड कार्बन से अटैच OH ग्रुप इधर देखो ये, तो इसको लेंगे अल्फा, अगर इधर रहा तो बीटा, ये देखो बीटा या अल्फा इसके कारण आ रहा है, देखो ना। 5th कार्बन का OH ग्रुप यहाँ पे अटैच किया, यहाँ पे H हो गया और ये ऑक्सीजन आ गया, तो देखो दिख रहा है आपको ऐसा। तो अभी देखिए यहाँ पर डी क्यों आया, क्योंकि लास्ट कार्बन आइटम से अटैच OH ग्रुप राइट साइड से डी, ये तो एक्सपेरिमेंट वाली है, तो इसको लेंगे अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, इसको लेंगे बीटा। ये अल्फा बीटा का मीनिंग याद रखना, अगर OH ग्रुप राइट साइड है तो अल्फा, लेफ्ट साइड है तो बीटा। ये देखो अल्फा बीटा का रीजन क्लियर कर लीजिए आप, बाकी आ जाएगा। हावर प्रोजेक्शन वही है, जो राइट साइड है वो नीचे लिखो, बाकी ऊपर लिखो। इसको पेंटा है, इसको इस टाइप से ड्रॉ करना पड़ता है, पेंटा इस टाइप से ऐसा, और फिर इसकी नंबरिंग कर दो, बस खत्म हो गया ऐसा। पहले ड्रॉ करो, फिर देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे किया, तो राइट साइड के नीचे लिख दिया और लेफ्ट साइड के ऊपर लिख दिया। अब इसको अल्फा देखो तो नीचे रहता है अल्फा में, और बीटा में 2 कार्बन अटैच OH ऊपर रहता है, देखो ये याद रखना पड़ता है। और इसको ट्रांस क्यों बोलेंगे, क्योंकि 6 का OH और सेकंड का OH ऑपोजिट है। सिस क्यों बोलेंगे, क्योंकि 6 का OH और फर्स्ट का OH दोनों एक ही प्लेन में, इसलिए सिस आएगा, खत्म। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बड़ा है। कार्बोहाइड होने के बाद फिर तो आपका फटाफट होता है, फिर आपका फिर बाद में जलीली का हो जाता है कवर। सुक्रोज डाइसैकेराइड, देखो तो सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, केन शुगर, नहीं तो क्या बोलते हैं कॉमन टेबल शुगर बोला जाता है। अब उसका आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिलता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज मिलेगा और लीवो रोटेटरी फ्रुक्टोज मिलेगा, 2 ही मॉलिक्यूल मिलते हैं, हम जानते हैं उतना। अब देखो सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट रिजल्टिंग सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस इज अ लीवो रोटेटरी। ये पॉइंट बहुत काम का है। सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद वो क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। ऐसा क्यों होता है, देखो रीजन देख लीजिए। दिस इज बिकॉज लीवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज कितना है, -92.4 डिग्री होता है, इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन। अगर इसकी वैल्यू में चेंज करता हूँ, यहाँ 7 है, यहाँ पर ना 70, आपके टेक्स्ट में थोड़ा चेंज वैल्यू 70, ठीक है ना। मतलब इसका कितनी वैल्यू है, +52.70 डिग्री, ऐसा ये याद रखना पड़ेगा आपको। देखो किसका ज़्यादा है, लीव रोटेशन ज़्यादा है, इसलिए आपका क्या होता है, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, क्योंकि ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज ऑफ साइन इज चेंज होगा, तब प्लस से माइनस साइन, और इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, और प्रोसेस को इन्वर्जन। ये बहुत ही काम का, ये एमसीक्यू उसमें आ सकता है, याद रखना आपको। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, देख लो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, जरा ध्यान देना। देखो अब इसमें आपको वाले सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। देखो ग्लूकोज का देखो अभी ग्लूकोज स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, फ्रुक्टोज बना चुके हैं। देखो ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है और फ्रुक्टोज का जो सेकेंड कार्बन, तो ये देखो यहाँ का OH और यहाँ का OH था ना यहाँ पर, तो ये वाटर बना लेगा, ऐसा वाटर निकलेगा और बनाएगा यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, ठीक है। तो इसमें रहता अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज।
अब स्ट्रक्चर याद आना चाहिए। अभी हमने हावर्थ के प्रोजेक्ट प्रैक्टिस करना, इसको कर रहे हैं, इसका फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों के दोनों जो होते हैं, फर्स्ट पे क्या होता है अल्डेहाइड ग्रुप होता है, सेकंड पे क्या होता है इसमें फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप, तो दोनों दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में बाउंड हो गए, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। लिखा है देखो यहाँ पर, मैंने सब क्लियर कट लिख के रखा है। इन सुक्रोज कार्बन 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज इज लिंक्ड टू कार्बन 2 ऑफ बीटा डी fructofuranose by glycosidic linkage, and the reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond and for ठीक है ना bond formation, hence the sucrose is non reducing। देखो दोनों बेचारे फंक्शन ग्रुप, एक अल्डेहाइड एक कीटोन ग्रुप ग्लाइकोसाइड बाउंड हो गया, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज ही नॉन रिड्यूसिंग, बाकी सब रिड्यूसिंग अपने सिलेबस में। अब माल्टोज की बात करते हैं, तो माल्टोज का अगर किससे ऑब्टेन होता है माल्टोज, बाय हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, और उसका हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, ये जानते हैं हम लोग। अब स्ट्रक्चर आपको याद आना चाहिए। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो बना के, यहाँ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो अब यहाँ दोनों ग्लूकोज है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ का 4, यहाँ का OH और H वाटर निकलेगा, बन गया ग्लाइकोसाइडिक, क्या बन गया यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। देखो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और अल्फा डी ग्लूको, इसको इसमें कौन सा लिंकेज है 1,4 अल्फा, इसमें देखो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं, ये बॉन्ड ये पूछते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है ना। अब मैं ऊपर ले जाता आपको, ये देखो, अब जरा ध्यान से देखिए। इन माल्टोज में कार्बन 1 ऑफ 1 अल्फा glycopyranose is linked to carbon 4 of another alpha D glycopyranose molecule by glycoside linkage, and thus maltose, ये पॉइंट याद है ना, maltose contain 1,4 alpha glycoside bond and maltose is a reducing sugar, क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस होता है 1 कार्बन सेकंड मॉलिक्यूल। देखो आप देख रहे हैं, सेकंड मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये फ्री हो जाएगा आपको, यहाँ देख रहे हैं ये फ्री हो सकता है ऑन हाइड्रोलिसिस, इसलिए ये रहेगा आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा, ठीक है ना। आप देखते हैं लैक्टोस, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, तो बताने की जरूरत है, याद कराया है मैंने पहले। इसका हाइड्रोलिसिस किया तो आपको मिलेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। देखो अब इसके सीधा स्ट्रक्चर पे जाते हैं, ये देखो, तो देखो ग्लूकोज, इसको नहीं करना है, मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको नहीं करना, ये नाम एक्स्ट्रा मैंने डाल के रखा है, जिनको पढ़ना है पढ़ सकता है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो, ठीक है। आप देखो बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, तो यहाँ पर देखो गैलेक्टो में क्या होता है, देखो एक ही चेंज है, फोर्थ का OH को पलटा दो, सिर्फ फोर्थ का OH को पलटा दिया तो गैलेक्टोज, नीचे कर दिया तो ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज ये पलटा दिया, फोर्थ का ऊपर कर दिया तो गैलेक्टोज, नीचे कर दिया तो ग्लूकोज, ये याद रखना, इतना ही चेंज है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है गैलेक्टोज का भी। तो फर्स्ट कार्बन और इधर का मतलब गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन से अटैच OH ग्रुप से वाटर बाहर निकले और बन जाएगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पे रहता है 1,4 बीटा, क्योंकि दोनों बीटा बीटा सेम है, बीटा, ठीक है ना, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है यहाँ पर, और इसमें देखो फर्स्ट कार्बन का अल्डेहाइड ग्रुप फ्री है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। ओके देख लीजिए यहाँ, तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ यहाँ पर। इन लैक्टोज कार्बन 1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज इज लिंक्ड टू कार्बन 4 ऑफ अनदर बीटा डी glucopyranose molecule by glycosidic linkage, and thus lactose contain 1,4 beta glycoside bond, and lactose is a reducing sugar because free aldehyde group can be produced at carbon 1 of beta D glucopyranose molecule। ये स्ट्रक्चर याद करने हैं। और पॉलीसैकेराइड सिलेबस से हट गया तो कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका कंप्लीट। अब फटाफट होगा, अभी प्रोटीन है, एंजाइम है, ठीक है ना, आपका विटामिन हटा दिया, हार्मोन हटा दिया, फिर न्यूक्लिक एसिड खत्म। इसके बाद प्रोटीन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड है, और एंजाइम बहुत छोटा है, ठीक है ना। देखो भाई प्रोटीन जो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके अंदर, आपको यहाँ पे अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना तो प्रोटीन को किसने डिस्कवर किया है, मुल्डर इन 1839, एक्स्ट्रा पॉइंट है। अब ये पॉइंट याद रखना है, द नेम प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट और प्राइम। अब मैक्सिमम लोगों को ये मालूम भी रहता है। अब देखो ऑल प्रोटीन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऑल प्रोटीन कंटेन एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम मेटल्स लाइक मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं यहाँ बताया तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है ना। करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है। अब आपको ये डेफिनेशन याद करके जाना है।
प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड ऑन हाइड्रोलिस गिव्स अल्फा अमीनो एसिड्स। और इसका मतलब क्या है, प्रोटीन्स आर बायो पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सभी लोग जानते हैं कि प्रोटीन हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर होता है, नेचुरल पॉलीमर है और उसमें नाइट्रोजन होता है, और उसका अगर हम हाइड्रोलिस करें तो आपको मिलेगा अल्फा अमीनो एसिड, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑकरेंस सोर्स की जरूरत नहीं, ये एक्स्ट्रा है। अब अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं। आप सीधा अमाइनो एसिड आपके सिलेबस में यहाँ पर है, वो एक्स्ट्रा, इसको छोड़ दीजिए, मैंने कुछ पॉइंट जरा ज़्यादा डाल के रखे, वो नहीं आते हैं, वो है नहीं टेक्स्ट बुक में। अमाइनो एसिड्स पूरा, अब इसको करते हैं। देखो अमाइनो एसिड में क्या होता है, देखो अमाइनो एसिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग अल्फा हाइड्रोएटम ऑफ अमाइनो एसिड। आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक कौन सा लेना है, जिसके साथ अल्फा हाइड्रोजन आइटम होना चाहिए। देखो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या दिया, फर्स्ट कार्बन अल्फा, देखो इस H को रिप्लेस करेगा अमाइनो ग्रुप, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर RCHNH2 रिप्लेस करके आ गया NH2, ये बनेगा, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ऐसा बनता है। मतलब इसका H रिप्लेस कर रहा है, किससे कर रहे हैं हम लोग, NH2 ग्रुप से कर रहे हैं, देखो ऐसा बनेगा। मीन्स अल्फा अमीनो एसिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग अल्फा हाइड्रोएटम बाय अमाइनो एसिड, ठीक है ना। अब देखिए अमाइनो एसिड में दो ग्रुप, एक तो है अमाइनो ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप है। और एक बात याद रखना है कि प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिस गिव्स आपको मिलेंगे 30 अमाइनो एसिड्स, लेकिन उसमें से 20 अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, आर कॉमन होते हैं, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। अब देखिए ऑल अमाइनो एसिड्स हैव ट्राइवल नेम, मतलब कॉमन नेम रहता है उनका, ट्राइवल मतलब कॉमन है। दिस ट्राइवल नेम यूजुअली किसको रिफ्लेक्ट करता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड और इट्स सोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड और इट्स सोर्स को रिप्रेजेंट करता है वो। अब देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, ग्लाइसिन हैज स्वीट टेस्ट, तो उसका ग्रीक वर्ड देखिए, ग्लाइकोस का मीनिंग होता है स्वीट, उसलिए उसका नाम ग्लाइकोस पड़ गया है। फिर टायरोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज से ऑब्टेन किया, इसलिए ग्रीक वर्ड देखो टायरोस का मीनिंग होता है चीज, ऐसा रहता है। आसान है पूरा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये टेबल आप कर सकते हो तो कीजिए टेबल, नहीं तो छोड़ दीजिए, बोर्ड के लिए इतना ये नहीं है, सब कुछ पूछता नहीं। टेबल करना है तो आप कर सकते हो, मैंने दे दिया है, रिकॉर्ड हो गई वो, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। देखो अमीनो एसिड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पहला पॉइंट, अमीनो एसिड कैसा होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इजी टर्म्स है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए दे आर सॉल्युबल इन वाटर, आसान है। दे आर नॉन वोलेटाइल, दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, खत्म, 4 पॉइंट, 2 मार्क क्वेश्चन रेडी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर ज्वेटर आयन किसको बोलते हैं, ज्वेटर, ज्वेटर मतलब ड्वेल होता है। तो अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन बिहेव लाइक सॉल्ट ड्यू टू द presence of both acidic और basic group in the same molecule and such doubly charged ion is known as ज्वेटर आयन। इसको डाइपोलर आयन बोल सकते हैं, इनर्ट सॉल्ट बोल सकते हैं। देखो अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ का H, देखो यहाँ पे हम लॉरियन ब्रॉन्सेट कंसेप्ट लगाते हैं, प्रोटॉन डोनर एसिड रहता है, तो ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे कार्बोक्सी ग्रुप एसिड है और अमाइनो ग्रुप बेस है। अब यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे तो कुछ डबल चार्ज आ गया, प्लस माइनस, इसको बोलते हैं ज्वेटर आयन, उसको डाइपोलर आयन, कभी कभी इनर्ट सॉल्ट बोल सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ये प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एसिड हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ये एसिड है और यहाँ पर ये है बेस। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाया मैंने, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, लॉरियन ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट लगा दिया मैंने यहाँ पर। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट लगा के निकालना है, बस आसान है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब कैसे करना है देखो, अभी यहाँ फटाफट टर्म समझ लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपका देखो ये देखो एसिडिक किसको बोलना है, कार्बोक्सी ग्रुप अमाइनो ग्रुप से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। देखो दे कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप दैन अमाइनो ग्रुप। देखो इस एग्जांपल में अगर देखेंगे आप, ग्लूटामिक एसिड, इसमें देखो कार्बोक्सी ग्रुप 2 है और 1 अमाइनो एसिड है, तो इसलिए यहाँ पे 2 कार्बोक्सी ग्रुप, इसलिए इसको एसिडिक बोलेंगे अमाइनो एसिड। अब देखिए बेसिक किसको बोलेंगे, NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा। दे कंटेन, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, दे कंटेन मोर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप दैन कार्बोक्सिल ग्रुप्स। देखो अब यहाँ पर 2 अमाइनो ग्रुप है और 1 कार्बोक्सिल, इसलिए बेसिक। तो लाइसिन एग्जाम्पल लिया मैंने इसका। अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रल में क्या होगा, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिल। अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल अगर दोनों सेम है तो न्यूट्रल। जैसे अभी देखो ग्लाइसिन में देखो, एक क्या है इसके अंदर, कार्बोक्सिल ग्रुप और 1 अमाइनो ग्रुप, न्यूट्रल, खत्म। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसेंशियल अमाइनो एसिड, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स है और बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। अब देखिए, और इसका अभी आपका क्या है, स्ट्रक्चर हट गया तो और ईजी हो गया है,
ठीक है ना, डी प्रोटीनेशन रखा है उन्होंने, और ये रखे इसेंशियल नॉन इसेंशियल प्रोटीन के क्लासिफिकेशन याद रखना है बस, बाकी कुछ इतना हार्ड टर्म नहीं इसके अंदर। तो इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है सभी लोग जानते हैं जनरली, जिसका बायो है। देखो द अमीनो एसिड्स, देखो द अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट, देखो ये क्या, कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड ऑब्टेन थ्रू आवर डाइट आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब कि ऐसे अमीनो एसिड जो अपने बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं करते, आपको डाइट से मिलता है, उसको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये होते हैं कितने, 10 होते हैं, देयर आर 10 इसेंशियल अमीनो एसिड। तो मैंने उसकी एग्जांपल लिखी, याद कर सके तो अच्छा रहेगा, से अर्जिनिन, हिस्टाडाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, ठीक है ना, फिनाइल अल्एनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन और वैलिन। अगर याद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। इसका ऑपोजिट कर दो नॉन इसेंशियल, देख लीजिए द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ये भी 10 होते हैं, देयर आर 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नाम याद कर सकते हो, एग्जाम्पल याद कर सकते हो अच्छा रहेगा, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, अलेनिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजिन, सिरीन, सिस्टीन, ठीक है ना, टायरोसिन, प्रोलिन, ऐसा ये याद करना है, कर लीजिए। मैं मेरा काम है पूरा नोट्स बना के दे दिया। और इसमें एक छोटा सा एक टर्म है, अमीनो एसिड कैसा होता है, ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली, कैसे होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और एक बात याद रखना है कि दीज अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट इन डी और एल फॉर्म में मिलेंगे। डी किसको बोलना है देख लीजिए, मैं यहाँ समझाता आपको। अगर कायरल कार्बन आइटम से अटैच NH2 ग्रुप अगर राइट साइड है तो डी बोलना है, और अगर कायरल कार्बन आइटम से अटैच NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट साइड है तो उसको एल बोलना है। खत्म हो गया। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड देखते हैं कैसा बनता है। इसमें क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे 2 अमीनो एसिड, एक अल्फा है ये दूसरा, तो एक अल्फा एसिड से OH निकाला, दूसरे अमीनो एसिड से H निकाला, वाटर बाहर निकल गया, ये देखो। अब यहाँ बन गया क्या, पेप्टाइड। इसको मैं डाई पेप्टाइड बोलूंगा, क्या बोलूंगा, डाई पेप्टाइड बॉन्ड बोलूंगा, डाई पेप्टाइड बॉन्ड बोलूंगा, डाई पेप्टाइड, क्योंकि 2 अल्फा अमीनो एसिड से बन रहा है, इसलिए डाई पेप्टाइड बॉन्ड में इसको बोलने वाला हूँ। तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम कार्बोक्सी ग्रुप ऑफ 1 अल्फा एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ अनदर अल्फा एसिड। ये क्लियर हो गया। अगर एक और अल्फा एसिड इसका तो ट्राइपेप्टाइड, एक और कर दो तो टेट्रा, ऐसे करते करते फाइनली क्या बनेगा, वो पॉलीपेप्टाइड। यहाँ लिखा है मैंने, देखो when one more molecule of amino acid combine with dipeptide तो it form tripeptide and in this way it forms tetra penta etc and ultimately polypeptide बन जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोटीन। और एक याद रखना, 10 प्रोटीन आर द बेसिकली पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और एक एग्जांपल याद रखिए, इंसुलिन कंटेन 51 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है ना, इंसुलिन याद करना, MCQ किस में आएगा, ये बोर्ड किस में आएगा। अब पेप्टाइड की डेफिनेशन बना दी मैंने, देखो द लिंकेज मतलब क्या, CONH बाय विच डिफरेंट अल्फा एसिड्स आर ज्वाइन टुगेदर इन प्रोटीन इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं इसको। ओके, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। देखो on the basis of molecular shape proteins are classified into 2 types। तो fibrous protein, तो इसमें क्या होता है, the proteins in which polypeptide chain lies side by side, मतलब पैरेलल होंगे इसके अंदर। तो पैरेलल होगा तो क्या बनेगा, पैरेलल देखो ऐसा रहेगा, पॉलीपेप्टाइड साइड बाय साइड, तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। और पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और दे आर सॉल्युबल इन, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, डाइल्यूट एसिड्स और बेसिस में होता है। और इसके एग्जांपल है कोलेजन इन टेंडन में होगा, कैरेटिन इन हेयर, स्किन, नेल्स, हॉर्न, फेदर, इसमें रहता है। फाइब्रोइन होता है सिल्क में, मायोसिन होता है मसल्स में। ऐसा ये याद करने वाला पार्ट है पूरा, जिसका बायो उनको तो याद रहता है, जिसका बायो नहीं उनको याद करना पड़ेगा। ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है ना वो फोल्ड होकर, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगा, फोल्ड होकर एक स्पेरिकल शेप ले लेगा, उसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये सॉल्युबल होता है वाटर, डाइल्यूट एसिड, बेसिस और सॉल्ट में, ठीक है ना। देखो पहले आप देखते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रोटीन इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड टू फॉर्म spherical shape and have intramolecular bonding are called globular protein and they are soluble in water, dilute acids, bases and salts. Example, insulin in pancreas, thyroglobulin in thyroid gland, hemoglobin in blood और albumin in eggs। ये तो एग्जाम्पल याद ही करने पड़ेंगे, है ना। अब देखते हैं प्रोटीन का लास्ट पार्ट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब चैप्टर
थोड़ा सा रह गया है, एंजाइम बताना है, फिर न्यूक्लिक एसिड, खत्म। अब देखिए जरा, तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। डीनेचुरेशन मतलब नेचर चेंज करना है प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो होते हैं, अब देखो यहाँ पे देखना, प्रोटीन्स गेट्स इजीली पीपीटी एंड इट इज इरिवर्सिबल चेंज इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। उसके बाद देखो, डीनेचुरेशन का मतलब होता है अनकॉइल द प्रोटीन, destroy the shape and thus loses their characteristic biological activity। प्रोटीन फोल्ड होके बनता है, उसको अनफोल्ड कर दो, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज कर दो, उसका शेप डिस्ट्रॉय हो गया, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। जैसे आप देखो, और डीनेचुरेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डीनेचुरेशन ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग द प्रोटीन and with alcohol and concentrated inorganic acids by salts of heavy metals। अब देखो, बॉइलिंग ऑफ एग, ठीक है ना, कोगुलेट्स एग वाइट और कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के एग्जांपल है। अब एग को बॉईल कर दो, वो कोगुलेट हो जाएगा, फिर से आप बना सकते हैं क्या, एग बॉईल करके एग बना सकते हैं क्या, दही से दूध बना सकते हैं क्या, नहीं। तो ये जिसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। रिवर्स इरिवर्सल प्रोसेस है, रिवर्स नहीं होगा वो, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं एंजाइम, एक छोटा सा पार्ट है। एंजाइम भी करीब करीब सभी लोगों को मालूम है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो अब देखिए जरा, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑब्वियसली होंगे, ये पॉइंट याद रखना। दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड दे रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है ना। और एंजाइम्स के होते हैं स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, हम एंजाइम्स माल्टेज ले रहे हैं, माल्टेज को माल्टोस में कन्वर्ट करना है, माल्टोस को ग्लूकोज में करना है, मतलब ये माल्टेज, ये आपके एंजाइम है, एंजाइम माल्टोस, ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोस को ग्लूकोज में। देखो नाम से देखो, माल्टेज माल्टोस, ऐसे ये लिखा है यहाँ पर कि एंजाइम्स आर, देखो क्या बोला है, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, और ये क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में लगते हैं और रिड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन, क्योंकि तभी तो रिएक्शन फास्ट होगा। देखो माल्टोस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ये एंजाइम का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसका एक छोटा सा एक मैकेनिज्म है, तो इसका 2 स्टेप में जाना है। देखो, एंजाइम मॉलिक्यूल में एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स होते हैं, आपने देखा होगा एक्टिव साइट्स, और आपको ऐसे मान लीजिए ऐसे एक्टिव साइट्स होंगे इसमें, देखो ये एक्टिव साइट्स, देखो ऐसे एक्टिव, तो एक्टिव साइट्स बोलते हैं, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं इसमें। तो अब ये सबस्ट्रेट जो रहेगा, सबस्ट्रेट जाके इसमें फिट हो जाएगा। देखो तो बाइंडिंग ऑफ, देखो यहाँ पे इधर ध्यान देना, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कैटलिस्ट प्रोड्यूस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिख रहा है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। ई मतलब एंजाइम, एस में सबस्ट्रेट, ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या करना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डीकम्पोज होगा, क्या हो जाएगा, अब ये डीकम्पोज हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, आपका प्रोडक्ट, और ये रिकवर, एंजाइम रिकवर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख के रखा है मीनिंग मैंने, ई का मतलब एंजाइम, एस मतलब सबस्ट्रेट, ई एस मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और पी मतलब प्रोडक्ट, हो गया। छोटा सा 2 ही पॉइंट में, ठीक है, 2 मार्क पे आ सकता है। अब इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। चलिए जरा हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड किसको बोलना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड जो होता है हर न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई में बोलते हैं इसको। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियाई, देखो न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को बोलते हैं, न्यूक्लिया ऑफ लिविंग सेल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन और क्रोमोसोम्स। अब देखो न्यूक्लिक एसिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विद शुगर होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर जो होते हैं पॉलीमर्स है, नेचुरल पॉलीमर है ये, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उसका स्ट्रक्चर में नीचे बनाया है, देखो बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड, बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब कॉम्पोजिशन मेन है, अब इसका आपको याद रखना, कॉम्पोजिशन देखो, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड में 3 सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है पेंटो शुगर जिसको होता है 5 कार्बन शुगर, दूसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेसिस। देखो तो पेंटो शुगर मतलब 5 कार्बन शुगर, तो इसमें हम आरएनए की बात करते हैं तो ये बीटा डी राइबोस का स्ट्रक्चर देखो देखेंगे तो 1 to 2 पर OH ग्रुप रहता है यहाँ पर, बीटा डी राइबोस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब हम अगर आरएनए की बात करते हैं देखो तो 2 पोजीशन पे देखो OH नहीं है यहाँ पर, देखो नो ऑक्सीजन एट 2 पोजीशन। देखो इन डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना इसको, देखो तो यहाँ पे 2 वाला देखो बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोस, 2 क्यों आए, क्योंकि 2 पर
टू डी ऑक्सी मतलब 2 पर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब होता है, यह लिखा है 2 डी ऑक्सी मीन्स होता है नो ऑक्सीजन एट 2 पोजिशन। जो शुगर यूनिट्स होते हैं ये क्या ज्वाइन होते हैं फॉस्फेट थ्रू कार्बन 3 और 5 OH ग्रुप के साथ। कार्बन 3 के साथ जो OH है और कार्बन, देखो कार्बन 3 का OH और कार्बन 5 के OH के साथ फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइन होते हैं यहाँ पर। और फॉस्फोरिक एसिड तीसरा जो पार्ट है वो इट फॉर्म्स ईस्टर लिंकेज, ठीक है ना, विथ OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर बाइंड टू न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट, इनको बाइंड करके पूरा ये बनाता है। अब देखेंगे हम लोग न्यूक्लियर एसिड स्ट्रक्चर में। अब तीसरा जो पार्ट है वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेसिस। तो हेटेरोसाइक्लिक बेसिस देखो यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोले, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डोनेट कर रहा है, उसमें बेस आया, और रिंग में एक नाइट्रोजन होता है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक या दो होगा, जनरली 2 होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हेटेरो वर्ड आया इसीलिए। देखो तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो इन दिस कंपाउंड 1 or 2 नाइट्रोजन आइटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग एंड हेंस हेटेरोसाइक्लिक, इसलिए वर्ड आया, एंड इट एक्ट एज बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन। ये मीनिंग क्लियर किया मैंने। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पहले देखते हैं इन DNA, तो इसमें प्यूरिन और पायरिमिडिन होती है, आपको याद है ना प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में देखेंगे, प्यूरिन में एडेनिन होता है और गोनिन होता है, इनके स्ट्रक्चर आपको याद किया तो अच्छा है, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है, इधर इन DNA हेटेरोसाइक्लिक बेसिस एडेनिन एंड गोनिन में क्या होता है प्यूरिन रिंग, और साइटोसिन और थाइमिन कंटेनिंग पायरिमिडिन रिंग। अब देखो ये एग्जांपल याद कर लेना, ये स्ट्रक्चर पायरिमिडिन में साइटोसिन होगा और थाइमिन होगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं RNA की बात करते हैं तो प्यूरिन वही रहेगा एडेनिन गोनिन, लेकिन क्या होगा पायरिमिडिन में देखो यहाँ पे यूरेसिल रहेगा, थाइमिन की जगह पे क्या यूरेसिल, एक ही स्ट्रक्चर एक नया याद करना, ठीक है ना, याद हो जाएगा। कर सकते हो तो करो स्ट्रक्चर, नहीं तो कोई टेंशन मत लीजिए, स्ट्रक्चर नहीं आते हैं इस साल तो नहीं आएंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड को मैं आपको यहाँ समझाता हूँ डायरेक्ट से। अगर यहाँ पे 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है तो क्या अगर डीऑक्सी है वो DNA, ये RNA, देखो ये DNA का स्ट्रक्चर, ये RNA का। देखो अभी 3rd कार्बन के यहाँ पे कार्बन देखो नंबरिंग करो इसको 1 2 3 4 ये 5 नंबरिंग करता है 1 2 3 4 5। देखिए 3rd कार्बन का OH हटा के हमें फॉस्फोरिक एसिड, 5th कार्बन OH हटा के फॉस्फोरिक एसिड, दिख रहा है। तो ऐसे करके ये चेन बनती जाएगी, इसको बोलेंगे क्या, ये आपका DNA का स्ट्रक्चर। RNA में क्या होता है OH लगो सेम स्ट्रक्चर, या 2nd पोजीशन पे OH आ जाता है, बस खत्म, इतना डिफ, बाकी स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है ना। इसको कर लेना, आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैं थोड़ा आपको पढ़ के भी दिखाया था उसका भी, स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर थ्रू फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज। देखो दस द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट, ऑल्टरनेट रहता है, एंड ईच शुगर ऑन दिस बैकबोन इज फर्दर कनेक्टेड टू वन ऑफ द 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेसिस, and the sequence in which the 4 nitrogen bases are attached to sugar phosphate backbone of the nucleotide chain is called primary structure। ये कर लेना, इतना 4 पॉइंट ही लिखे मैंने, बिल्कुल सेलेक्टेड करके लिखा मैंने, और ये स्ट्रक्चर कर लेना, हो गया। बाकी सब पोर्शन से रिड्यूस हो गया है, सिर्फ चैप्टर छोटा और हो गया है, और ऊपर से हार्मोन नहीं है, विटामिन नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये सब नहीं है CBSE में, यहाँ पे नहीं है, स्टेट में नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए चैप्टर हो गया है आपका ये कंप्लीट, ठीक है। 1 शॉट लेक्चर ऐसे ही रहते हैं, कई लोगों को लग रहा होगा यार हमको सर थोड़ा फास्ट ले रहे हैं, ऐसा क्यों, 1 शॉट लेक्चर में फास्ट आपको पढ़ाने लगे शुरू। अगर आपको डिटेल जाना है तो मेरे बायोमॉलिक्यूल के डिटेल लेक्चर देख लीजिए ना, अगर आप इसको डिटेल पढ़ना है तो वहाँ देख लीजिए। ये 1 शॉट में क्या होता है कि 1 घंटे में आपका पूरा क्विक रिविजन हो जाता है इसके अंदर। हाँ, जो पहली बार पढ़ते हैं उनको तकलीफ होती है, लेकिन जो पहले से पढ़ के बैठे हैं उनको तकलीफ नहीं होती, उनको समझ आ जाता है। ये उन्हीं के लिए बना है, देखा जाता है 1 शॉट लेक्चर, जो बच्चे पहले पढ़ के बैठे क्विक रिविजन के लिए ये लेक्चर इसके लिए रहते हैं, ठीक है ना। तो कई लोग लगता है यार बोरिंग हो रहा है, कई लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं सर बोरिंग हो रहा है, ये हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, पढ़ाई एजुकेशन लेना तो बोरिंग लगता है कई लोगों को अच्छा लगता है। इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट का पार्ट है बेटा, इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट अगर पढ़ने में तो अच्छा है, आपको डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनना होगा तो इंटरेस्टिंग है, नहीं तो नहीं है ऐसा। तो चलिए फिर आप मेरे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आई है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए, ठीक है ना। बाकी हमारे पुराने विद्यार्थी तो बहुत खुश है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और आप इसका PDF में लेक्चर होने का इंस्टाग्राम में डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। और कल केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होने के बाद में पूरा उस चैट को डिलीट कर दूंगा और उसमें शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक HSC
2021 जो ग्रुप है, लिंक वही उसी के डालता हूँ मैं, उस लिंक में क्लिक करें तो आपको पूरे 16 चैप्टर एक साथ मिलेंगे। अभी कल का दिन, परसों मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, परसों पूरा बनाना पड़ेगा मेरे को अभी। तो कल लेक्चर होना है, अपलोड होगा, फिर पीडीएफ अपलोड होगी, फिर एक साथ आएंगे सारे, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम है ये बताइए। अब ये वन शूट कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं नेम रिएक्शन लेने वाला हूँ, उसके बाद फिर न्यूमेरिक कराने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर जो बोर्ड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ फिर, ठीक है ना। चलिए ओके बाय।